नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले बच्चे, हमेशा की तरह हमें ये जानना है कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे हम किस चैप्टर को पढ़ रहे थे बच्चे। तो हमारा चैप्टर था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, क्लियर है ना। तो बच्चे, मैं आपको तरह तरह के खनिजों के बारे में बता रहा था। मैंने लौह अयस्क के बारे में बताया था, उसके बाद मैं आपको अलौह खनिजों के बारे में बता रहा था, और फाइनली आपको तांबा तक बताया था। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला खनिज है वो है बॉक्साइट। अगला खनिज क्या है बच्चे हमारा? बॉक्साइट। ना, हमारा अगला खनिज है बॉक्साइट। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि जो बॉक्साइट है इसका ये अनेक अयस्कों में मिलता है। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बॉक्साइट किसी खास अयस्कों में मिलता है। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट के लिए यह कहा जाता है कि यह अनेक अयस्कों में मिलता है। यह अनेक अयस्कों में मिलता है। लेकिन बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सभी अयस्कों में मिल रहा है तो हम सभी से बॉक्साइट निकाल लें। हम बॉक्साइट उससे निकाल लेंगे जिसमें ये जरूरत से ज्यादा हो और आदर्श स्थिति में हो। तो बच्चे याद रखिएगा कि सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ में बॉक्साइट पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है बच्चे। यहां हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा ये जो है एल्यूमिना क्ले, क्या नाम है बच्चे? एल्यूमिना क्ले जैसे, याद रखिएगा बच्चे कि ये सबसे ज्यादा एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ में पाया जाता है। जैसे दिखने वाले पदार्थ में हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बॉक्साइट जो है वो अनेक अयस्कों में मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बॉक्साइट को देखा जाए तो वो एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ में मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि बॉक्साइट की खूबी है कि ये जो है लोहे की जैसी शक्ति रखता है, लेकिन उससे हल्का और क्या होता है? सुचालक होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इसकी खूबी क्या है बॉक्साइट की, कि ये लोहे जैसी शक्ति भी है इसके पास। लोहे जैसी शक्ति है, लेकिन ये लोहे से हल्का है, और हल्का होने के साथ साथ ये फिर सुचालक भी है। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि बॉक्साइट जो खनिज है, ठीक है, उसमें मतलब लोहे जैसी शक्ति भी है, और ये हल्का भी है, और इससे क्या है, और ये सुचालक भी है। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि बॉक्साइट से हम क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। बॉक्साइट से क्या बनाते हैं बच्चे? हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ही क्या है? खनिज है, अयस्क है। तो हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम है बच्चे, आपको एक बात याद दिला दूं कि हमारे जो घरेलू बर्तन होते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन सफेद से जो होते हैं, तो वो बच्चे एल्यूमिनियम के ही होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो एल्यूमिनियम है लोहे जैसी शक्ति रखता है, पर उसकी तुलना में हल्का है, और हल्का होने के साथ साथ ये क्या है? सुचालक भी है। और एक बात हमें याद रखना है बच्चे एल्यूमिनियम के लिए कि ये जो है, या बॉक्साइट के लिए बच्चे, कि ये सर्वाधिक घातवर्ध्य है। क्या बच्चे? अत्यधिक घातवर्ध्य है। मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बता दिया था बच्चे कि घातवर्ध्य का मतलब क्या होता है। चलिए हम फिर से सीखते हैं कि ये बहुत ही घातवर्ध्य है। घातवर्ध्य का मतलब है बच्चे, जिस पर चोट पड़ेगी तो वो धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जो बॉक्साइट है उससे जो एल्यूमिनियम बनता है, या बॉक्साइट जो है बच्चे, वो बहुत ही क्या है? घातवर्ध्य है। क्या है बच्चे? घातवर्ध्य है। और हम इसे पीट कर क्या कर सकते हैं? फैला भी सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब रहा बॉक्साइट की अगर निक्षेप की बात किया जाए तो बच्चे याद रखिएगा कि बॉक्साइट के जो निक्षेप है वो अमरकंटक पठार में बहुत है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम इस बॉक्साइट के निक्षेप की बात करें बच्चे, तो निक्षेप की बात करें तो हमने देखा कि अमरकंटक के पठार पर, अमरकंटक के पठार पर इसके बहुत ही बड़े क्या है बच्चे? निक्षेप है। और याद रखिएगा कि जो अमरकंटक का पठार है वो एक्चुअली किस पर है? मैकाले नाम की पहाड़ी पर। तो याद रखिएगा कि मैकाले की जो पहाड़ी है उस पर भी क्या है? बड़े पैमाने पर हमें बॉक्साइट मिलती है।
तो इसके निक्षेप अमरकंटक के पठार पर है, मैकाले की पहाड़ी पर है। और याद रखिएगा बच्चे कि बिलासपुर, और ये हमें इस बात को भी याद रखना है कि ये अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिलासपुर और कटनी, कटनी बच्चे एक जगह है, तो बिलासपुर और कटनी के पूरे पठारी क्षेत्र पर फिर ये आपको मिलेगा। फिर याद रखिएगा और कहां है बच्चे, ये बिलासपुर और कटनी, बिलासपुर कटनी पठारी क्षेत्र पर भी हमें क्या मिलते हैं, बॉक्साइट मिलते हैं। तो हमें याद रखना है बच्चे कि बॉक्साइट को जो निक्षेप है वो अमरकंटक के पठार पर भी है, मैकाली की पहाड़ी में भी है, बिलासपुर कटनी पठारी क्षेत्र में भी बहुत क्या है, बड़े पैमाने पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, बॉक्साइट मिलेगा। और याद रखिएगा कि बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो क्या है, उड़ीसा है। हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इस बात को याद रखिएगा बच्चे, तो इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है, उड़ीसा है। तो हमने देखा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है बच्चे, उड़ीसा है। और याद रखिएगा कि जो उड़ीसा में बच्चे कोरापुट जो जिला है, ठीक है, कोरापुट जिले में एक निक्षेप है बच्चे जिसका नाम है पंचपतमाली। याद रखिएगा बच्चे कि उड़ीसा में जिले का क्या नाम है, कोरापुट जिला। कोरापुट जिला में क्या नाम है उस जगह का बच्चे, पंचपतमाली, पंचपतमाली निक्षेप। यहां पर हम देख रहे हैं कि बॉक्साइट के बहुत बड़े क्या हैं, भंडार है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है और उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचमतमाली जो निक्षेप है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। चलिए यहां पर हमने क्या किया कि बॉक्साइट को भी सीखा। अब बच्चे जरा खनिजों के क्रम को बदलते हैं। आपको याद होगा अभी तक मैं आपको धात्विक खनिजें बता रहा था, अब हमें सीखना है अधात्विक खनिज। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या सीखना है, अधात्विक खनिज। तो पहले बच्चे मैं इसे मिटा दूं, आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं। और बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम क्लास में फुलफिल करेंगे। पूरी बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। मैं मिटाऊं इसे, ओके। नाउ बच्चे अब हमें सीखना है अधात्विक खनिज। सभी बच्चे केयर कीजिएगा, हमें क्या सीखना है, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। बच्चे याद रखिएगा अधात्विक खनिज में धातु के गुण नहीं होते, ये धातु से एकदम क्या होते हैं बच्चे, अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए अधात्विक खनिज को हमें पढ़ना है, तो जरा देखते हैं कि अधात्विक खनिज में हम सबसे पहले किस खनिज को सीखेंगे। तो बच्चे हम जिस खनिज को सबसे पहले सीखेंगे उसका नाम क्या है, अभ्रक। अभ्रक को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, माइका कहते हैं, क्लियर है। नाउ अब जरा अभ्रक के बारे में सीखते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि सबसे पहले जो अभ्रक है ये क्या होता है बच्चे, प्लेटों के क्रम के रूप में पाया जाता है, इस तरीके से बच्चे, एक स्तर की तरह। यानी ये कैसा मिलता है, प्लेटों के क्रम के रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चे कि अभ्रक की खूबी है कि ये प्लेटों के क्रम के रूप में पाया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अभ्रक की क्या खूबी है कि ये प्लेट की तरह पाया जाता है और बच्चे क्रम से ऐसे ऐसे करके ये प्लेटों के रूप में क्रम से पाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि हम इसको चादरों में जो विपाटन होता है वो आसानी से हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इसके चादरों में विपाटन, विपाटन का मतलब क्या होता है बच्चे, अलग होना। विपाटन का क्या मतलब है, अलग। विपाटन आसानी से होता है, क्या होता है बच्चे, आसानी से होता है। इस बात को याद रखिएगा कि अभ्रक एक तो प्लेटों के क्रम के रूप में पाया जाता है और इसके जो प्लेटों के क्रम पे, इसका मतलब है चादर की तरह। तो इनके चादरों में अगर आप इनको तोड़ेंगे तो ये आराम से टूट भी जाते हैं। इसका मतलब हमने ये देखा बच्चे कि इनके चादरों में आसानी से क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, क्लियर है। अच्छा एक चीज क्लियर कीजिएगा, इनकी परतें महीन भी होती है। ये भी हमें याद रखना है बच्चे कि इनकी जो परतें होती हैं
वो महीन होती हैं, परतें महीन भी होती हैं। तो हमने देखा बच्चे कि इनकी जो परतें हैं वो क्या है, महीन भी होती हैं, क्योंकि चादर की तरह है, परतों की तरह है बच्चे, और एकदम महीन होती है तो आसानी से मोड़ोगे तो टूट भी जाएंगे। तो हमने देखा कि ये परतें महीन भी होती है। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि ये पारदर्शी भी होते हैं, इसका मतलब है कि आप इनके आर पार देख सकते हैं। तो हमने देखा कि इनकी एक और खूबी क्या है कि ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं और आप इनके आर पार भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, ये तरह तरह के रंगों में पाए जाते हैं, कोई एक रंग में नहीं होता। तो याद रखिएगा, ये आपको काले रंग में मिलेंगे, हरा मिलेगा। याद रखिएगा, मैंने कहा ना अलग अलग रंगों में, तो बच्चे काला है, हरा है, लाल, पीला, भूरा, काला, हरा, लाल, पीला, भूरा रंगों में। तो हमने ये देखा बच्चे कि ये अलग अलग क्या है, रंगों में भी आपको मिल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिए इसकी एक खूबी है कि इनमें सबसे ज्यादा परावैद्युत शक्ति है। याद रखिएगा बच्चे कि इनमें क्या है बच्चे, सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति है। याद रखिएगा बच्चे, इनमें बहुत ज्यादा परावैद्युत शक्ति है। ये क्या करते हैं कि ऊष्मा को या बिजली को रोक लेते हैं बच्चे, इनमें परावैद्युत शक्ति बहुत है। यहां तक समझ में आई? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें ऊर्जा का ह्रास भी बहुत कम होता है। अगर ये ऊर्जा को रोकते हैं तो ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। ये नहीं सोचिएगा बच्चे कि ऊर्जा इसमें बर्बाद होती है। तो हमने देखा कि ऊर्जा का ह्रास भी क्या होता है बच्चे, इसमें कम होता है, यानी बहुत कम होता है। तो एक तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति भी है, ऊर्जा ह्रास भी इसमें क्या है बच्चे, बहुत ही कम है। और याद रखिएगा इनका जो उपयोग है हम विद्युत उद्योग में और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। याद रखिएगा इसी खूबी के कारण कि हम इनका कहां उपयोग करते हैं, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। तो याद रखिएगा बच्चे कि इनकी खूबी के कारण हम इनका विद्युत में भी प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। याद रखिएगा बच्चे, जो घर में इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो उस प्रेस में भी बच्चे अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इनमें परावैद्युत शक्ति बहुत होती है और ऊर्जा का ह्रास भी क्या होता है बच्चे, बहुत ही कम होता है। पूरी बात समझ में आ गई ना? अब जरा देखें कि ये मिलते कहां पर हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत में एक राज्य है झारखंड। तो झारखंड में ही बच्चे छोटा नागपुर का पठार है। तो जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी किनारा है वहां पर ये मिलेंगे। पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप ये सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मिलेंगे कहां। पहले ये मिटा दूं मैं, ओके ना। चलिए अब देखते हैं बच्चे ये कहां कहां मिलते हैं। तो पहले याद रखिएगा कि झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर, इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि पूरे झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। तो झारखंड के उत्तर में क्या है बच्चे, बिहार राज्य है। तो छोटा नागपुर पठार का ठीक उत्तरी छोर पर, जहां से फिर बिहार राज्य शुरू हो जाएगी, उस उत्तरी किनारे पर हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर हमें क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक। फिर याद रखिएगा कि बिहार झारखंड की कोडरमा, गया और हजारीबाग पेटी, इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी। और ये जो पेटी है बच्चे ये बिहार और झारखंड की है, बिहार झारखंड। तो हमने देखा कि बिहार झारखंड में मिली हुई पेटी है बच्चे कोडरमा, गया और हजारीबाग पेटी।
इन दोनों पेटियों में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर बच्चे हमें क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। क्लियर है? ठीक, जरा इससे अलग हटते हैं बच्चे बिहार झारखंड से। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के अजमेर में भी हमें क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। उसी तरह बच्चे आंध्र प्रदेश में एक स्थान है नेल्लौर। क्या बच्चे? नेल्लौर। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी हमें क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। तो हमें इसे क्या करना है, याद रखना है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो मैं आपको फिर से बता दूं बेटा कि झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर, फिर कोडरमा गया हजारीबाग पेटी बिहार झारखंड में, अजमेर राजस्थान और नेल्लौर आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि हमें बड़े पैमाने पर क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। पूरी बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलिए जरा कुछ अलग खनिजों की ओर चलते हैं बच्चे। तो अब जो मैं आपको खनिज बताऊंगा बच्चे, वो कुछ चट्टानी खनिजों की बात करेंगे। किसकी बेटा? चट्टानी खनिजों की। पहले मैं इसे मिटा दूं। ठीक, नाउ बच्चे हमारे जो अगली खनिज है वो क्या है, चट्टानी खनिज, यानी पत्थर चट्टान की मैं बात कर रहा हूं बच्चे। तो चलिए चट्टानी खनिज को करना शुरू करते हैं। तो बच्चे चट्टानी खनिज में जो मुझे आपको सबसे पहले बताना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और वो क्या है, चूना पत्थर। क्या है बच्चे? चूना पत्थर। अब सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो चूना पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है बच्चे? तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में। इस बात को याद रखना है बच्चे कि चूना पत्थर कहां पाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी जो चट्टानें हैं उनमें क्या मिलता है, हमें चूना पत्थर मिलता है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा कि चूना पत्थर जो है ये तो मिलता है, पर ये चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि चूना पत्थर हमें किस चट्टान में मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान में मिलता है। और याद रखिएगा कि इसका हम प्रयोग कहां करते हैं, चूना पत्थर का? तो हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रयोग की बात करें तो बच्चे हम किस में करते हैं, सीमेंट उद्योग में। और दूसरा बच्चे हम इसका प्रयोग करते हैं लोहे के प्रगलन में। प्रगलन का मतलब होता है बच्चे लोहे को गला करके बनाना। तो हमने देखा कि इसका जो प्रयोग है हम कहां करते हैं बच्चे, सीमेंट उद्योग में करते हैं, और उसके बाद लोहे की प्रगलन की भट्टी में। ठीक है बच्चे, जिस भट्टी में लोहा निकाला जाता है उसको गलाने को ही हम प्रगलन कहते हैं। तो लोहे के प्रगलन की भट्टी में भी हम क्या करते हैं, चूना पत्थर का बड़े पैमाने पर क्या करते हैं बच्चे, प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा कि खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए, एक बात सभी बच्चे केयर कीजिएगा, यहां तो हमने खनिजों का पूरा पढ़ा, तो लेकिन बेटा एक बात बताइए, क्या खनिज हमें वातावरण में ऐसे ही मिल रहे हैं या हमें जमीन खोदना पड़ रहा है? तो बच्चे हमारे दिमाग में क्या आया कि ये सब तो चट्टानों में मिल रहे हैं, भूपर्पटी में मिल रहे हैं। इसका मतलब है हमने पृथ्वी को खोदा है, पृथ्वी की सतह को खोदा है, चट्टानों को खोदा है, फिर क्या निकाला है उससे, खनिजों को निकाला है। तो याद रखिए बच्चे, खनन करना घातक भी तो हो सकता है। घातक का मतलब क्या है बच्चे, खतरनाक भी हो सकता है। तो याद रखिएगा सभी लोग कि खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा विनियम और पर्यावरण कानून भी क्या है, अनिवार्य है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि खनिजों के खनन को, क्योंकि बच्चे अब तक तो हमने सारे खनिजों को पढ़ा, तो याद रखिएगा कि खनिजों के खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए, बच्चे याद रखिएगा, बनने से रोकने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ विनियम है। बच्चे याद रखिएगा क्या है हमारे पास, कुछ विनियम है और
याद रखिएगा पर्यावरणीय कानून भी हैं। तो रोकने के लिए सुरक्षा, विनियमन एवं पर्यावरण कानून अनिवार्य है। एवं पर्यावरण कानून क्या है बच्चे? अनिवार्य। याद रखिएगा कि पर्यावरण कानून क्या है? अनिवार्य है, वरना पता चला कि हम पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हो, सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे हो। तो याद रखिएगा कि खनिज निकालना खनन है, और खनन कहीं घातक ना हो जाए उसके लिए कुछ न सुरक्षा के भी नियमन है, और पर्यावरण क्या है? कानून है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम खनिजों को खोद रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास सुरक्षा भी नियमन और पर्यावरण कानून की भी क्या है? जरूरत है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चे। हमारा अगला पॉइंट है खनिजों का संरक्षण। याद रखिएगा बच्चे, अगला पॉइंट क्या है? खनिजों का संरक्षण। क्योंकि मैंने कहा ना कि खनिज का खनन कोई घातक उद्योग न बन जाए, इसलिए इनका संरक्षण क्या है बच्चे? आवश्यक है। मैं मिटाऊं इसे बेटा? ठीक है, चलिए हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? खनिजों का संरक्षण। खनिजों का क्या है? संरक्षण। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बच्चे जरा खनिजों के संरक्षण को सीखना शुरू करते हैं। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि उद्योग और कृषि की भी क्या है? खनिज पर निर्भरता है। याद रखिएगा सभी लोग कि उद्योगों एवं कृषि की, उद्योग एवं कृषि की खनिज पर क्या है? निर्भरता है। याद रखिएगा बच्चे कि कितने उद्योग धंधे हैं जिसमें हमें खनिजों की जरूरत है, और कृषि के भी बच्चे हमें खनिजों की जरूरत होती है कृषि के तरह तरह की चीजों को बनाने के लिए। तो हमने देखा कि खनिज उद्योग धंधे हो या कृषि हो, दोनों की निर्भरता किस पर है बच्चे? खनिजों पर निर्भरता है। और एक बात याद रखिएगा कि खनन योग्य जो हमारे पास निक्षेप है वो पूरी भू परपटी का सिर्फ 1% है। इस बात को याद रखना है बच्चे कि खनन योग्य निक्षेप, इसका मतलब है वैसा निक्षेप जिसको हम खोद सकते हैं। तो खनन योग्य निक्षेप जो है बच्चे वो भू परपटी का 1% है। भू परपटी का क्या है? वो 1% है। तो याद रखिएगा कि जो खनन योग्य निक्षेप है वो पूरी भू परपटी का क्या है? 1% है। तो बच्चे समझ सकते हैं कि कितना कम है हमारे पास, सिर्फ 1% है, तो उस पर भी तो हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है कि खनिज के निर्माण में कितना वक्त लगता है बच्चे? लाखों वर्ष लगते हैं। खनिज के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है कि खनिजों के निर्माण में क्या हुआ? हमें लाखों वर्ष लगे। तो ये भी तो कम समय नहीं होता बच्चे। अच्छा, लेकिन याद रखिए हम इनका बहुत ही शीघ्रता से उपयोग करें। इस बात को भी याद रखना है कि हम इसका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। शीघ्रता से क्या कर रहे हैं हम इसका बच्चे? उपयोग कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि खनिज के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, और हम जो है बहुत शीघ्रता से, बहुत तेजी से इसका क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। और याद रखिएगा बच्चे कि खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया बहुत धीमी है।
बहुत क्या है, धीमी है। तो इस बात को याद रखिएगा कि खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया भी क्या है बच्चे, बहुत ही धीमी है, लेकिन मानव जो है बहुत ही शीघ्रता से इस खनिजों का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, एक चीज याद रखना है बच्चे कि यह सीमित भी है और अनवीकरण योग्य है। याद रखना है हमें कि यह क्या है बच्चे, एक तो सीमित है और सीमित के साथ क्या है, अनवीकरण योग्य है। इसका मतलब है कि इसका तेजी से नवीकरण नहीं हो सकता। एक तो ये कम भी है, सीमित भी है, और सीमित के साथ क्या है, अनवीकरण योग्य। अनवीकरण का योग्य का मतलब है जो दोबारा नहीं बने, दोबारा नहीं मिले। क्योंकि बच्चे याद रखिएगा कि निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया बहुत धीमी है, तो जल्दी से नवीकरण कैसे होगी, और निर्माण में भी बच्चे लाखों वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि खनिज के भंडार भी सीमित हैं और ये अनवीकरणीय हैं। क्लियर हो चुका? ओके बच्चा, याद रखिएगा कि खनिज निक्षेप हमारे देश में बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। इस बात को समझिएगा कि खनिज निक्षेप को हमारे देश में मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। खनिज निक्षेप हमारे देश में मूल्यवान क्या है, संपत्ति है। तो हमने देखा कि खनिज निक्षेप जो है हमारे देश में क्या है, बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है बच्चे। क्लियर है? और याद रखिएगा कि अयस्कों के सतत उत्खनन से इनकी क्या होती है, लागत भी बढ़ती जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि आप जितना खनन करेंगे तो इसकी लागत भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गहराई पर जाएंगे तो सिंपल सी बात है बच्चे, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे लगेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हम इसका लगातार उत्खनन करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी लागत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस बात को सभी बच्चे हमें याद रखना है कि सतत उत्खनन से इनकी लागत क्या होती है, बढ़ती है। सतत मतलब लगातार है बच्चे। तो हमने देखा कि सतत खनन से, या आप ऐसे कह सकते हैं बच्चे, सतत उत्खनन से इनकी लागत भी क्या है, बढ़ती है। इसका मतलब है आप जितना उत्खनन करेंगे धीरे धीरे इनकी लागत भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि खनिजों के उत्खनन से आप अगर गहराई में बढ़ेंगे तो इनकी गुणवत्ता भी क्या है, घटती जाती है। तो हमने देखा लागत बढ़ रही है, और अगर गहराई बढ़ेगी, बढ़ती गहराई के साथ इनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इनकी गुणवत्ता क्या होती है बच्चे, घटती जाती है। इसका मतलब है कि जितनी गहराई बढ़ेगी हम देखेंगे कि धीरे धीरे खनिजों की गुणवत्ता भी क्या होगी, घटती जाएगी। क्योंकि बच्चे जो खनिज है वो भूपर्पटी में है, तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे लागत भी बढ़ेगी उत्खनन की। लेकिन अगर उत्खनन की लागत बढ़ रही है तो ये भी तो हो रहा है बच्चे कि गहराई पर जाने पर खनिजों की गुणवत्ता भी क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि खनिजों का सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना जरूरी है। याद रखिएगा कि खनिजों का सुनियोजित, खनिजों का सुनियोजित एवं सतत पोषणीय। बच्चे सतत पोषणीय का मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। तो याद रखिएगा कि खनिजों के सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास जरूरी है। याद रखिएगा, सुनियोजित और सतत पोषणीय प्रयोग के लिए एक तालमेल का प्रयास जरूरी है। एक तालमेल का प्रयास क्या है बच्चे, जरूरी है, ताकि हम खनिजों का सुनियोजित प्रयोग कर पाएं और सतत पोषणीय प्रयोग कर पाएं। इसका मतलब है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी खनिजों का क्या मिले, लाभ मिले। ये ना कि हम ही सारे खनिजों का क्या